फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या तमाम वो संत जिन्होंने भारत के सम्मान योग्य कार्य किया, ऐसे तमाम संतों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। अब वो तमाम लोग जो 21वीं सदी में पैदा होकर के भारत की महिलाओं के लिए, भारत के अछूतों के लिए कुछ न कुछ काम करके गए, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, पेरियार साहब, ललित सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब, ऐसे ना जाने अनगिनत कितने नाम हैं। ऐसे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन और क्रांतिकारी सलूट करता। अब मेरा विशेष नमन है मुझ जैसे व्यक्ति को आर्टिकल 19 देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, ये जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है मुख, इनको अधिकार देने वाले और भारत के सम्मान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ, क्रांतिकारी सलूट करता हूँ और ये प्रतिज्ञा भी लेता हूँ कि मैं उनको खुद को बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी मानता हूँ। इस पूरे विश्व के अंदर या जो यहाँ पर व्यवस्था रही है, जो सनातनी व्यवस्था सब लोग कहते हैं, उस व्यवस्था को चुनौती देते हुए वे उन सबको जो आडम्बरी व्यवस्था को स्थापित करते हैं, उन सबको नकारते हुए अगर मैं किसी को सबसे सर्वप्रथम ऋणी मानता हूँ तो अपने माता पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी मानता हूँ। और ये भी वचनबद्ध हूँ कि तब तक जिंदा हूँ, इस शरीर में लहू का एक एक कतरा है, तब तक डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के द्वारा चला गया इस कारवा को मजबूत करता रहूंगा, मजबूती से आगे बढ़ाता रहूंगा। अब ऐसे महामानव जिन्होंने हमें राजनीतिक चेतना दी, जिन्होंने हमें ये बताया कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक सफाई करने वाले का बेटा, एक मजदूरी करने वाले सब्जी का ठेला चलाने वाले का बेटा भी इस देश में MP और MLA बन सकता है, ऐसे महामानव साहब मान्यवर काशीराम साहब को मैं अपना आदर्श मानते हुए नमन और नतमस्तक करता हूँ। और तमाम संगठन समाज के लोग थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, उस आंदोलन के बाद जो लोग जेल गए, उस आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई, क्या हमारे समाज की राजनीति इतनी खोखली हो गई है कि उन बच्चों के घर की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाई? जाइए मध्य प्रदेश, पूछिए जाकर के, जाइए मेरठ, पूछिए जाकर के, जाइए राजस्थान, पूछिए जाकर के कि उनके घरों की स्थिति क्या है। मैं जाता हूँ, ऐसा भी मैं जाता हूँ, लेकिन क्योंकि कोई ताकत नहीं रखते, सामाजिक ताकत रखते हैं, नहीं रखते, तो कहती है वहाँ के बेटे खड़े हो कि भैया डर की कोई बात नहीं है, कमाने वाला चला गया। मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन मेरे भाई मजबूत होंगे तो मुझ जैसे 1000 बहनों का सहारा होगा, वो लोग कहते। लेकिन सवाल ये अपना है, मध्य प्रदेश में भी दलित राजनीति है, उत्तर प्रदेश में भी दलित राजनीति है, राजस्थान में भी दलित राजनीति है, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ दलित और बहुजनों के नेता ना हो चाहे मनुवादियों की तरह। लेकिन शर्म की बात यह है, जो लोग संसदों में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, आज तक उन 2 अप्रैल के मुकदमे वापस नहीं करा पाए। आज तक उन बच्चों को एक नौकरी के नाम पर एक 4th क्लास कर्मचारी की नौकरी में नहीं दिला पाए जो लोग संसद और विधानसभा। क्या हमें सवाल नहीं करना चाहिए? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए लड़ते नहीं हैं, हम उनको वोट देश के अंदर हमारे एजुकेशन में कोई ऐसी कमी है? क्या हम देश में आज जवाब नहीं दे सकते? क्या हम देश में अपना प्रतिनिधित्व नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांग, लेकिन जैसा कि मैं पहले से कहता रहा कि सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। मुझे पता है कि ये वही समाज है जिसने इस देश में 40 साल एक मुश्त होकर के एक गैर राजनीतिक पार्टी को, गैर सामाजिक राजनीतिक पार्टी को यहाँ रखा। ये वही कौम है जिसने कई साल लगातार यहाँ अपनी व्यवस्था कायम करके रखी। ये वही कौम है, अगर एक बार दम भर दे तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद खड़ी होकर ये कह देगी कि हम एक एक रुपया, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये
देकर के हम इस पार्टी को, इस संगठन को सींचने का काम करेंगे। ये कोई मन बना लीजिए, घूम जाइए क्षेत्रों में। जो लोग बिना राजनीतिक सत्ता के किसी देश की व्यवस्था को हिला सकते हो, किसी देश की सरकार को हिला सकते हो, क्या आजकल वो लोग जब राजनीतिक ताकत हासिल कर लेंगे क्या अपने लोगों को बेरोजगार रहने देंगे? क्या अपने लोगों को जमीनों से विहीन रहने देंगे? क्या अपने लोगों की जमीनें छिन जाने देंगे? नहीं, इतने कमजोर लोग नहीं है। आज भी अपनी जुबान में रखते हैं, उसे 10 गुना ताकत अपने जूते के अंदर रखते हैं। ये आपने देखा होगा, हाथरस कोई दूर नहीं है। एक हमारी बिटिया के साथ दुराचार हुआ, जब तक आपकी टीम वहां नहीं पहुंची तब तक उसको बहुत हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन जब आपका एक कार्यकर्ता, आपके द्वारा तैयार किया गया एक नेता, आपका छोटा भाई चंद्रशेखर आजाद भाई वहां पहुंचे तो इस देश की राजनीति में भूचाल आया। उस समय कहते हैं राहुल गांधी जी की मैं भी पहुंचूंगा, भाजपा ये कहते हैं हम भी जाएंगे। अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी कहते हैं प्रचार करने की बात करते हैं, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तय है, ये लिख लीजिए आप। मौजूदा समय में जहां पर हमारी कोई आवाज न सुनता, जहां पर सिर्फ हम लोगों को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां पर जिनसे हमारी लड़ाई है वो भारत माता की जय चीख करके कर, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, इस देश के हम लोग जो है असली मूल निवासी, ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रही, ये भारत के इतिहास में लिखी हुई है कि यहाँ का दलित आदिवासी इस देश का मूल निवासी। तो मुताला करी बोलो जो भारत माता की जय चीख करके कहते हैं। मेरा सवाल आज उनसे भी है कि तुम भारत माता की जय कहने से अगर ये देश उन्नत हो सकता हो तो भीम आर्मी के लोग तुमसे तेज आवाज भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, मुझे पता है इस देश की उन्नति अगर किसी तरीके से हो सकती है, इस महिलाओं की उन्नति इस देश की उन्नति है, यहाँ के मुसलमानों की, सिखों की, आदिवासियों की उन्नति इस देश की उन्नति है। अगर इनकी उन्नति नहीं हो सकती तो भारत देश की उन्नति कभी नहीं होगी।